नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेमेस्टर 3 को करिकुलर कोर्स का मैं मॉडल सॉल्व पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों सेमेस्टर 3 में जो आपका को करिकुलर कोर्स है उसका नाम है मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन। ये पेपर आपका OMR सीट पर कराया जाता है। कल जिन भी स्टूडेंट का पेपर है उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आज की इस क्लास, क्योंकि इस क्लास में दोस्तों हमने लगभग 200 प्लस MCQ प्रश्नों को चूज किया है जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस मॉडल सॉल्व पेपर को। आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि मूल शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए, सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देना, पाठ्यक्रम को आसान बनाना, सी दिया गया है व्यक्तियों में मूल्य का विकास करना, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है ए व सी। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और सी, सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देना और व्यक्तियों एवं मूल्यों का विकास करना, यही मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और विगत परीक्षा 2023 और 24 सत्र में विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है रिश्वत अधिनियम। रिश्वत अधिनियम 2010 में लागू हुआ, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं UKVA। ये पूछा गया है कि ये लागू कब हुआ था। ठीक है, तो ये कब लागू हुआ था आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जुलाई 2011 में रिश्वत अधिनियम 2010 UKVA जो लागू हुआ था वो जुलाई 2011 में लागू हुआ था। आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिएगा। क्वेश्चन है कि विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है, तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट हैं, तो इसमें शिक्षा का उद्देश्य पूछा है किसके अनुसार, विवेकानंद जी के अनुसार। तो भाई इसमें पहला है जीवन निर्माण, तो बिल्कुल विवेकानंद जी के अनुसार जीवन निर्माण, चरित्र निर्माण और मानव निर्माण ऐसा शिक्षा होना चाहिए। ठीक है, तो डी आंसर लगा दीजिएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि APJ अब्दुल कलाम ने किससे नैतिक संवेदनशीलता पैदा करने का आह्वान किया। तो आह्वान जो किया था वो माता पिता और शिक्षक इन दोनों का किया था, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला, ए और बी करेक्ट ऑप्शन आपके हैं, आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि साइबर धोखे से बचने के लिए अपना पासवर्ड। देखिए साइबर धोखा क्या होता है, जो आजकल जैसे कि आप लोग यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है। अब इसमें क्या होता है कि पासवर्ड होता है, तो साइबर धोखे से बचने के लिए आपको किसी से भी पासवर्ड अपना साझा नहीं करना चाहिए। तो आप लिखेंगे किसी से साझा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सौहार्द बनाए रखना चाहिए। सौहार्द बनाने मतलब सौहार्द मतलब होता है खुशहाली। क्या मतलब है इसका, खुशहाली का मतलब है। तो पहला है शरीर, ऑप्शन ए कह रहा है शरीर और जीवन के बीच में, स्वयं और समाज के बीच में, जीवन और पर्यावरण के बीच में। तो भाई इन सभी का उपयोग हमें करना चाहिए। सौहार्द को बनाए रखने के लिए शरीर और जीवन में भी तालमेल होना चाहिए, स्वयं और समाज यानी आप और जो आपका आसपास का आवरण है, जो आपके लोग रहते हैं, समाज है, उसमें आपको सौहार्द बनाए रखना चाहिए, और जीवन और पर्यावरण के बीच में। तो डी आंसर लगा दीजिएगा सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस राष्ट्रीय नेता ने अहिंसा को मुख्य मूल्य की श्रेणी में रखा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा को मुख्य मूल्य की श्रेणी में रखा था। डी आंसर करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक मूल्य, सकारात्मक मूल्य का मतलब होता है सकारात्मक वे में ही होगा। यहाँ पर है आत्मसम्मान, बी दिया गया क्रोध। तो क्रोध तो बिल्कुल हो नहीं सकता सकारात्मक, और ना ही डर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग हैं। ये नकारात्मक, क्रोध नकारात्मक की ओर ले जाता है आपको, डर भी आपको नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा या नकारात्मक चीज़ें आपके मन में लाएगा। तो आत्मसम्मान करेक्ट उत्तर इसमें जो आपका रहेगा दोस्तों वो हो जाएगा आत्मसम्मान, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्य मानवीय मूल्यों में शामिल है। पहला दिया गया प्रेम, अहिंसा, शांति या उपयुक्त सभी। ध्यान रखेंगे जब भी आपके इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि मूल्य मानवीय मूल्यों में शामिल हैं,
तो इसमें भाई प्रेम आपका इंक्लूड हो जाएगा, यानी इसमें प्रेम भी शामिल है, अहिंसा भी शामिल है और शांति भी शामिल है। तो इसीलिए आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, और अभी हाल ही में कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर हुआ था, यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है 2025 सत्र में ही, ठीक है, कि 7 पापों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये गांधी जी ने प्रस्तुत की थी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है साइबर अपराध किए जाते हैं। तो जो साइबर अपराध होते हैं दोस्तों वो इंटरनेट के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा? इंटरनेट के माध्यम से साइबर अपराध होते हैं, जिसमें पासवर्ड की चोरी या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या धोखाधड़ी, ये सब साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। तो बी आंसर लगा दीजिएगा सही उत्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CSR, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ट्रिपल स्टार से मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसका संक्षिप्त यानी इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए आंसर बी इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों थोड़ा सा आज मैं फास्टली लेकर के क्लास को आगे बढ़ूंगा, क्योंकि समय आपके पास कम है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को रिपीट करना है। तो भाई मैं डायरेक्ट आपको चारों ऑप्शन को समझाना आज पॉसिबल नहीं है, केवल एग्जैक्ट आंसर जो रहेगा वही मैं बताते चलता हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में ये फीड हो जाए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, तो आप अच्छे से मार्क कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है प्रबंधक का कार्य है। देखिएगा प्रबंधक का कार्य पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन है मानव संसाधन का विकास करना, संस्थागत उत्कृष्टता स्थापित करना, नवाचारी संस्थान निर्मित करना। तो ये प्रबंधक का कार्य होता है, उपयुक्त सभी, ये सभी इसके कार्य हैं। तो डी आंसर इसका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के 7 पापों में समाहित है। देखिए पहला है त्याग बिना धर्म। तो त्याग बिना धर्म, सिद्धांत विहीन राजनीति और नैतिकता विहीन व्यापार, ये गांधी जी के 7 पापों के अंतर्गत आता है, इसलिए आंसर डी करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिल गेट्स थे, उनके द्वारा जो स्थापित माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी है वो किससे संबंधित है? वो एक प्रकार की सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? ये सॉफ्टवेयर है, फिल्म उद्योग है, रियल एस्टेट है या मोबाइल कंपनी है? तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यहाँ पर ए आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आचार नीति एक विज्ञान है। तो आचार नीति जो है वो विज्ञान क्या है भैया? ये सकारात्मक, प्रयुक्त, मानक या फिर व्यवस्थित? तो आंसर कौन सा करेंगे? ध्यान रखेंगे, इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा मानक। क्या भैया? ये आचार नीति एक विज्ञान है, मानक विज्ञान है, ठीक है। तो सी आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे भाई, विवेकानंद जी ने बताया था कि शिक्षा जो उनके अनुसार होना चाहिए या उसका उद्देश्य जो होना चाहिए शिक्षा का, वो होना चाहिए भैया किसका? इनके चरित्र का निर्माण हो, इनके जीवन का निर्माण हो और मानव निर्माण हो, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो जीवन निर्माण, चरित्र निर्माण और मानव निर्माण, ये सभी होना चाहिए। तो डी आंसर लगा दीजिएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे, ये पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखेंगे, जो स्वामी विवेकानंद जी शिष्य थे वो रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से पहली मुलाकात जब की थी, यानी जो आपके श्री रामकृष्ण जी थे वो विवेकानंद जी के गुरु थे, तो इनसे जब विवेकानंद जी की पहली मुलाकात होती है तो उस समय उन्होंने क्या प्रश्न पूछा था, ये आपको बताना है। तो प्रश्न क्या पूछा था, ध्यान रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो उन्होंने पूछा था, स्वामी विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण परमहंस जी से कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? गुरु जी से पूछा था कि गुरु जी ये बताइए कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? यही उनका पहला प्रश्न था श्री रामकृष्ण जी से। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन तथा धन सृजन से संबंधित जो गांधीवादी सिद्धांत है वो किस पर आधारित था, ये पूछा गया है। तो ये आधारित किस पर था? ये आधारित था अहिंसा तथा सत्य पर आधारित था। इससे रिलेटेड जब हम और आप
धन और धन सृजन की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा ट्रस्टीशिप। क्या हो जाएगा? ट्रस्टीशिप। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका वर्णन गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में किया है? तो गांधी जी के 2 फेफड़े जो थे वो थे सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा ये 2 पहलू हैं जिनको गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों की संज्ञा दी थी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिश्वत अधिनियम 2010 कब लागू हुआ था? तो जुलाई 2011 में ये लागू हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार के कारण क्या हैं? तो भ्रष्टाचार का पहला तो कारण यह है कि आर्थिक असुरक्षा, आयकर की उच्च दर और लोकतंत्र की प्रणाली, ये सभी भ्रष्टाचार के मुख्य कारण हैं। तो उपयुक्त सभी लगाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है इथोस का अर्थ क्या होता है? तो इथोस शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है चरित्र निर्माण या चरित्र। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है और इसमें है कि बिल गेट्स ने कब माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी थे उनका पद छोड़ दिया था? तो उन्होंने जो पद अपना त्याग दिया था वो जनवरी सन 2000 में माइक्रोसॉफ्ट के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से बिल गेट्स ने इस्तीफा दे दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर आपका होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिल गेट्स ने किसके साथ मिलकर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी का शुभ आरंभ करने का फैसला लिया? तो बिल गेट्स के साथ जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कंपनी थी उनके जो पार्टनर थे उनका नाम क्या था ये पूछा गया है। तो उनका नाम दोस्तों था वाल एलन और बिल गेट्स ने मिलकर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कंपनी का शुभारंभ किया था। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसका सपना था कि भारतीयों के लिए 1 लाख की लागत की कार बनाई जाए? तो भाई ये सपना हमारे आदरणीय रतन टाटा जी ने देखा था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हाल ही में उनका निधन हो गया है और ये बहुत बड़े उद्योगपति थे, भारत के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो रतन टाटा जी चाहते थे कि हर भारतीयों के घर में एक कार हो और उसकी जो लागत रहे वो 1 लाख से भी कम रहे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रतन टाटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे है वैचारिक मूल्य। क्या पूछा गया है? वैचारिक मूल्य है। तो वैचारिक जो मूल्य है वो दोस्तों आपके आ जाते हैं अतीत और स्मृति के अंतर, भविष्य, समय, वर्तमान और अंतकाल, ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं वैचारिक मूल्य के अंतर्गत। तो उपयुक्त सभी लगा दीजिएगा, डी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है नैतिक मूल्यों की श्रेणी किस तरह से अनचाहे कानूनों से जुड़ी है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा आप सभी लोग कि नैतिक जो मूल्य हैं उनकी श्रेणी किस तरह के अनचाहे कानूनों से जुड़ी है? आपके ऑप्शन ए है कि प्रतिबल, बी है सिद्धांत, सी ऑप्शन है मानदंड और डी दिया गया उपयुक्त सभी। चलिए जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि धन तथा धन सृजन से संबंधित जो गांधी जी सिद्धांत था वो किस पर आधारित था? तो आपका ट्रस्टीशिप पर आधारित था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है श्रम का मूल्य कम रहने से लाभ क्या है? जब श्रम का मूल्य कम हो जाएगा तो इससे लाभ ये होगा कि आप उपभोक्ता जो होंगे वो उनके वस्तुओं का सस्ता उत्पादन उसको कर पाएंगे, दूसरे देशों में उसका उत्पाद प्रवेश पाता है, आर्थिक संकट नहीं होता है। तो आप लगाएंगे उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में सबसे सामान्य भ्रष्टाचार का स्वरूप है? रिश्वत, ऑप्शन ए दिया गया है, रिश्वत, भाई भतीजावाद या कमिश्नर खोरी या उपयुक्त सभी। तो भारत में सबसे सामान्य जो भ्रष्टाचार का स्वरूप है वो हो जाएगा आपका, इसमें देखिएगा सी आंसर, जिसमें कमिश्नर खोरी यानी कमीशन जो खाते हैं यही सबसे आम भ्रष्टाचार है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, आप पुलिस थाने में जाएंगे भाई, वहाँ भी कमीशन चलता है, घूस दीजिए आपका काम पहले होगा, भले ही आप अपराधी क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन पुलिस आपकी पहले सुनेगी, क्योंकि आजकल यही भ्रष्टाचार का कारण है, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए। ठीक है, तो आंसर सी लगा दीजिएगा। अगला है रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत एक अपराध है। तो रिश्वत का प्रस्ताव देना ये रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत एक अपराध है, इसलिए ऑप्शन ए लगा देंगे इसमें करेक्ट उत्तर, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि श्री भगवत गीता के बारे में निम्न
कौन सा कथन सत्य है? तो पहली बात यह है कि जो भगवत गीता है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य चेष्टा करता है, तो मनुष्य चेष्टा करता है कि पर्यावरण को अपने अनुकूल बना ले। यानी जैसे कि इस समय अगर आप यूपी के विभिन्न क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो इस समय क्या हो रहा है कि ठंडी थोड़ा सा कम हो रही है, ठीक है, ठंडी कम हो रही, गर्मी ज़्यादा, यानी कि अभी फरवरी चल रहा है और फरवरी में ही ऐसा लगता है कि हम जो है मई जून या मई के महीने में, अप्रैल के महीने में हों। अब हमारी चेष्टा ये होती है क्यों ना हम इसको अपने अनुकूल बनाएं, यानी कि ऐसा माहौल हो जिसमें ना ज़्यादा ठंडी हो ना गर्मी हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो मनुष्य हमेशा चेष्टा करता है कि वो पर्यावरण को अपने अनुकूल बना ले, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्लोक नंबर 248 में श्री कृष्ण किसका त्याग करने के लिए सीख दे रहे हैं? तो श्री कृष्ण जी त्याग किसका करने के लिए, देखिए त्याग वो कर रहे थे कि भाई किसको बता रहे थे, जो है अर्जुन को बता रहे थे कि वो आसक्ति का या क्रोध का, ठीक है, क्रोध का त्याग करें। ऑप्शन नंबर 20 में से करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गीता के अनुसार बुद्धि है, तो गीता जो भगवत गीता है इसके अनुसार जो बुद्धि है दोस्तों वो क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा एक उपकरण, ठीक है। चलिए आप सब अपने अनुसार कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सह अस्तित्व का अर्थ है, तो सह अस्तित्व का जो अर्थ होता है दोस्तों वो क्या है, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सहयोग। सह अस्तित्व का जो अर्थ है वो सहयोग करना है, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है। अगला है स्वयं की आवश्यकता है, तो स्वयं की जो आवश्यकता है उसको हम कहते हैं असीमित आवश्यकता है। किसी की आवश्यकता कभी पूरी ही नहीं होती, इसलिए असीमित इसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है खुश रहने की भावनात्मक स्थिति पूछा गया है, तो खुश रहने की जो भावनात्मक स्थिति है वो हो जाएगा प्रसन्नता। प्रसन्नता जो है एक भावनात्मक स्थिति है, इसलिए सी आंसर इसमें से करेक्ट उत्तर आपका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक उद्यमों का स्वामित्व और प्रबंधन किसके हाथ में है? तो इसका जो प्रबंधन है दोस्तों वो किसके हाथ में है? आप ध्यान रखेंगे भैया, वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, इन सबके हितों में होता है, इसलिए डी आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजीकरण के समक्ष कौन सी समस्या आई? तो जब निजीकरण की बात आती है तो समस्या जो उत्पन्न होता है उसमें उत्पन्न होता है, यानी आल आप एबव लगा दीजिए, क्योंकि कर्मचारी द्वारा विरोध या विनिवेश की मात्रा या राजनीतिक अस्थिरता, ये सभी निजीकरण के समक्ष समस्या हैं। तो डी आंसर इसमें से आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पूछा गया है कि विश्व को सबसे अधिक जेनरिक दवा उपलब्ध कराने वाला जो देश है वो कौन सा है? तो दोस्तों आपको बता दें कि विश्व में सबसे अधिक जेनरिक दवा जो उपलब्ध कराने वाला देश है वो है भारत, ठीक है। हमारे भारत में सभी जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराते हैं, सभी देशों में यहाँ से आयात निर्यात होता है। बी आंसर लगा दीजिएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है भारत में उद्यमक का क्षेत्र बहुत है। देखिएगा भारत में दोस्तों सार्वजनिक उद्यम का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए आंसर ए इसमें करेक्ट उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राष्ट्र से आर्थिक उदारीकरण प्रक्रिया को अपनाया? तो किस राष्ट्र ने, राष्ट्र की यहाँ पर बात हो रही है भैया, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसमें कई देश सम्मिलित हैं, जिसमें आपका हो जाएगा चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत, ये तीनों ने आर्थिक उदारीकरण प्रक्रिया को अपनाया है, इसलिए डी आंसर लगा देंगे करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में सोशल मीडिया के एक अच्छे साधन के रूप में कार्य कर रहा है, उदारीकरण या फिर व्यवसाय या संस्थान या उपयुक्त सभी? तो इनमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका बी व्यवसाय। वर्तमान में सोशल मीडिया व्यवसाय के एक अच्छे साधन के रूप में कार्य कर रहा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी लगाएंगे इसका, ऑप्शन नंबर बी व्यवसाय पर लगा दीजिएगा सही उत्तर। अगला देखेंगे जिसमें क्वेश्चन है कि आर्थिक उदारीकरण में किसे अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करना है? व्यापार, चिकित्सा, शिक्षा या पर्यटन को? तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा बी चिकित्सा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है
बहुत ही महत्वपूर्ण कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब की गई थी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आर्थिक उदारीकरण की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1991 में। कब की गई थी? 1991 में की गई थी। ऑप्शन 20 में राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें कुशलता के योग हैं धर्म, कर्म, व्यवसाय या शिक्षा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कर्म, बी। कर्म में कुशलता ही योग है। कर्म में अगर आपका कर्म अच्छे हैं तो यही सबसे बड़ा योग है, ये पतंजलि के अनुसार है। बी आंसर करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक तापन संबंधित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ चुका है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो वैश्विक तापन जो संबंधित है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे कि वातावरणीय ताप वृद्धि से वैश्विक तापन संबंधित है। बी आंसर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो भैया पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो पौधारोपण करे, ईंधन चलित वाहनों का प्रयोग कम कर दे, साइकिल का प्रयोग करे, जो कि आजकल हो भी नहीं सकता, इसलिए आप लगा दीजिएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः ऊर्जा का मापन किया जाता है। तो हम ऊर्जा का जो मापन करते हैं वो भाई कैलोरी में करते हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट है हरित प्राधिकरण कार्यालय स्थित है। तो हरित प्राधिकरण कार्यालय जो स्थित है वो नई दिल्ली में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी में से आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन पर्यावरणीय चिंता नहीं है। माफ कीजिएगा, पर्यावरणीय चिंता इनमें से नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें से भाई देखिएगा वैश्विक तापन ये तो पर्यावरणीय चिंता का एक कारण है, अम्ल वर्षा भी पर्यावरणीय चिंता का कारण है, ओजोन परत क्षरण भी, लेकिन विकास पर्यावरणीय चिंता का कारण नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी आपका करेक्ट उत्तर। अगला है परितंत्र में होते हैं। तो हमेशा परितंत्र में जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटक होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें से आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है एक परितंत्र में होते हैं। तो भाई किसी भी एक परितंत्र में उत्पादक होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल चक्र को नियंत्रित करता है। जल चक्र को नियंत्रित करता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपका हो जाएगा वन जो है ये जल चक्र को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला है घास स्थल इकोतंत्र, जिसे परितंत्र कहते हैं, इसमें इनकी संख्या का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें बी सीधा होता है। घास स्थल इकोतंत्र में संख्या का जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर होगा। ऊर्जा का पिरामिड पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है या उल्टा होता है, या सीधा तथा उल्टा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमेशा क्या होता है, सदैव सीधा होता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट के माध्यम से आंसर करते भी रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पादप प्लावक होते हैं। पादप प्लावक होते हैं तो वो स्वपोषी होते हैं। पादप जो प्लावक होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है परितंत्र में दो घटक हैं। तो परितंत्र में दो घटक हैं जिनका नाम है जैविक तथा अजैविक, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है परितंत्र में खाद्य स्तर कहलाता है। परितंत्र में खाद्य का जो स्तर है वो कहलाता है, तो वो माफ कीजिएगा पोषी स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषी स्तर। ऑप्शन ए इसमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला के आधारीय जीव कौन से हैं। तो खाद्य श्रृंखला के जो आधारीय जीव हैं दोस्तों वो है प्रकाश संश्लेषी पादप, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर इसमें होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक नहीं है। तो इनमें से उर्वरक कौन सा नहीं है। तो DAP, NPK, यूरिया ये सभी क्या है उर्वरक है। इसमें इनमें से गैमेक्सिन जो है ये उर्वरक नहीं है, ये कीटनाशक जो है पदार्थ है। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर इसमें से है। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कीटनाशक नहीं है। तो DDT दिया गया है 2,4-D, ठीक है। गैमेक्सिन, यूरिया, तो कीटनाशक यूरिया नहीं है, यूरिया कीटनाशक नहीं है। बाकी DDT
2,4-D और गैमेक्सिन ये कीटनाशक हैं। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ की कटाई घटाती है। तो जब ज़्यादा पेड़ की कटाई हो रही होती है तो वर्षा कम हो जाती है। जब पेड़ ज़्यादातर कट रहे होंगे, आपके आवरण के आसपास वन का कटाव हो रहा होगा, तो वर्षा जो होगी वो कम होगी। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर इसमें से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वायु बिना जीवन है। तो ऑक्सीजन से मुक्त ऑक्सीजन ही है, जीवन के समय में कमी या असंभव, तो डी लगाएंगे, असंभव है। वायु के बिना जीवन असंभव है, आप सबको पता है। अगला क्वेश्चन है देखेंगे कि जलीय तंत्र में आसानी से गति करने वाला जीव है, जो उसको क्या कहते हैं। तो जलीय तंत्र में आसानी से जो गति करते हैं उन जीवों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पादप प्लावक कहा जाता है। ऑप्शन 20 में से आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा भाई, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। चलिए तो विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए इसमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कब। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, 1 जनवरी, 14 फरवरी, 14 नवंबर या 22 अप्रैल। तो इनमें से करेक्ट उत्तर होगा आपका 22 अप्रैल। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ये एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुका है। ओजोन दिवस, पृथ्वी दिवस और पर्यावरण दिवस ये पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा पहली बार किसके द्वारा दी गई थी। तो ध्यान रखेंगे भाई, पारिस्थितिकी तंत्र की जो अवधारणा दी गई थी वो एजी टेंसले जी के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर इसमें से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना किस पर आधारित है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो संरचना है वो आधारित है किस पर, जैविक और अजैविक घटक। ठीक है, किस पर, जैविक और अजैविक घटक पर आधारित है, इसलिए आंसर डी में से करेक्ट उत्तर आपका है। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता संरक्षण की कितनी विधियां हैं। तो जैव विविधता संरक्षण की विधियां यहाँ पर पूछी गई हैं। तो इनमें हो जाएगा इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण, ये इसकी विधियां हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास की अवधारणा क्या पूछी गई है। सतत विकास की अवधारणा पहली बार कब आई। तो दोस्तों ये आई थी 1987 में। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि खाद्य जाल किस पोषी स्तर पर आधारित है। तो खाद्य जाल किस पर आधारित है, ध्यान रखेंगे, ये आधारित है विषम पोषी और स्वापोषी पर, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में से सही उत्तर आपका होगा। अगला क्वेश्चन है पोषी स्तर और प्राथमिक उत्पादकों की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है। तो पोषी स्तर और प्राथमिक उत्पादक जो है उनके ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो है सौर प्रणाली, यानी सौर ऊर्जा, जिसके माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। बी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस इनमें से आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि पूछा गया था कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है जीवमंडल है। तो जैवमंडल किसके अंतर्गत आता है। तो ये दोस्तों जीवित प्रणालियों के अधिकृत क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन एक सही उत्तर होगा इसमें। अगला है जैवमंडल का निर्माण होता है। तो जैवमंडल का जो निर्माण होता है वो जीवित प्राणी, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से होता है। तो बी आंसर इनमें से सही उत्तर होगा। अगला है एनजीटी का पूरा नाम। तो एनजीटी का जो पूरा नाम है वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या है भैया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला है जैवमंडल शब्द संदर्भित करता है। तो जैवमंडल शब्द जो है संदर्भित करता है वनस्पति एवं पशुओं को। ऑप्शन बी राइट होगा इसमें। आपका अगला क्वेश्चन है जैवमंडल को किसके रूप में परिभाषित किया गया है। तो जो जैवमंडल है उसको परिभाषित किया गया है पृथ्वी के जल एवं वायुमंडल का वह भाग जिसमें सजीव का निवास होता है उसको हम जैवमंडल कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा इसमें। अगला है जो जलमंडल में पाए जाने वाले जल का द्रव्यमान है। ठीक है, तो जलमंडल में जो पाए जाने वाले जल हैं उनका जो द्रव्यमान है उसको कहते हैं भैया पृथ्वी के नीचे सभी ग्रह और ऊपरी। तो इसमें से थोड़ा सा स्पेस का क्वेश्चन, इसको आप ड्रॉप कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित जलाशय हैं। तो इनमें से जलाशय पूछा गया है भैया।
तो वायुमंडलीय नमी, भूजल, महासागर, तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, जलाशय के अंतर्गत। ठीक है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की इस क्लास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेड थे, जो अभी तक के एग्जाम में पूछे जा चुके थे, उन्हीं प्रश्नों को मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है और उन्हीं को बताया है। ये बार बार पेपर में आते हैं और मुझे आशा है कि कल के पेपर में यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको और वीडियो मिल जाएंगी ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ की। जो ओल्ड पेपर होंगे उनको भी देख लीजिएगा, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।